गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, और एक लिस्ट भी हमने आपसे बनवाई थी कि कौन कौन से डिजीज किस किस माइक्रोब से हो सकते हैं और उनका स्प्रेडिंग किस तरीके से होता है। अब उसी चैप्टर में फिर मैंने आपको एंटीबायोटिक वैक्सीन वगैरह सब कुछ बताया। अब नाउ हम लोग जो आगे पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फर्मेंटेशन करते हैं, और फर्मेंटेशन ऑलवेज जो है वो हमेशा एक फर्मेंटेटिव प्रोडक्ट बनाता है। वो फर्मेंटेटिव प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि जब ये फर्मेंटेशन होने के बाद बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे फर्मेंटेशन हो जाता है, कुछ इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ फर्मेंटेशन कर देते हैं फूड मटेरियल का, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो फूड मटेरियल होता है वो स्पॉइल कर जाता है। यानी वहाँ पे स्पॉइलिंग हो जाती है फूड की, और उस स्पॉइलिंग जो फूड की होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फर्मेंटेशन से ही होती है। और इस तरह के अगर स्पॉइल फूड को जो भी कंज्यूम करेगा तो उसको क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। तो ये जो फूड पॉइजनिंग आप अक्सर पढ़ते होंगे, अक्सर जब देखते होंगे किसी भी को भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो ये जो फूड पॉइजनिंग की बीमारी है ये तभी होती है जब फूड स्पॉइल कर जाता है ड्यू टू फर्मेंटेशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा फर्मेंटेशन हो जाता है और टॉक्सिक कंपाउंड्स उस फूड मटेरियल में बन जाते हैं, तो इस तरीके से जो इस तरह के फूड को कंज्यूम करने वाले पर्सन को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो अब अगला टॉपिक ये है कि हम इस तरह के फूड को प्रिजर्व कैसे करें। तो प्रिजर्व करने के लिए भी हमारे पास फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स हैं, और जनरली हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं फूड प्रिजर्वेशन को करने के लिए, और जिन केमिकल्स को हम यूज करते हैं उसको हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। तो बेस्ट मेथड तो यही होता है, केमिकल मेथड। हालांकि और भी मेथड्स हैं हमारे पास फूड को प्रिजर्व करने का, लेकिन प्रिजर्वेटिव्स क्या है, प्रिजर्वेटिव्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो दीज आर दोज केमिकल्स विच आर यूटिलाइज फॉर प्रिजर्विंग द फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं। अब अगर हम बहुत सारे केमिकल्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है कॉमन साल्ट। तो कॉमन साल्ट इज आल्सो ए प्रिजर्वेशन मेथड्स विच इज ए काइंड ऑफ द केमिकल कंपाउंड, एंड फार्मूला इज NaCl। तो इस NaCl की यानी कि कॉमन साल्ट से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फूड मटेरियल को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे मीट है, फिश है, एग्स है, इन सब को प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग उसमें साल्ट डाल देते हैं। और ये साल्ट एक्चुअली करता क्या है कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को चेक करता है, यानी बैक्टीरिया के ग्रोथ को नहीं होने देता। तो निश्चित तौर पे जब माइक्रोब ही नहीं ग्रो करेंगे तो फूड जो है फर्मेंट नहीं होगी, फूड स्पॉयल नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा तरीका है वो है शुगर का, कि हम शुगर से भी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। शुगर जैसा कि आप जानते हैं जो कॉमन शुगर होता है हमारे यहाँ खाने वाला सुक्रोज होता है, तो सुक्रोज की सहायता से भी हम लोग कर सकते हैं। जो हम लोग यूज करते हैं शुगर को, यहाँ पे हम कह सकते हैं सुक्रोज, टेबल शुगर जिसको बोलते हैं, इस सुक्रोज की मदद से भी हम जो है फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। और इसमें जैसे जैम है, जेली है, स्क्वैश है, ये सब जो है शुगर द्वारा। आप देखते होंगे कि जैम और जेली के पैकेट्स काफ़ी दिनों तक वो ऐसे ही फ्रिज में आप रख कर सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव डाल करके रखा जाता है, और वो प्रिजर्वेटिव हमारा शुगर होता है। इसी तरीके से आप देखें ऑयल और विनेगर। आप देखते होंगे अचार बनाते समय हम लोग अचार में विनेगर और ऑयल ज़रूर डालते हैं। एक्चुअली ये ऑयल और विनेगर क्या करता है कि वहाँ पे मॉइस्चर को नहीं आने देता, बिल्कुल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एयर भी नहीं आ पाता, जिस वजह से जो है कोई भी इस तरह का जो है वो प्रोसेस नहीं हो पाता, और हम आसानी से जो है वो प्रिजर्व जो है फूड मटेरियल को कर सकते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट भी है। तो हीट अगर ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो उसमें हमारे पास जो प्रोसेस आता है वो है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इस पास्चुराइजेशन को हम पार्शियल स्टरलाइजेशन भी कह सकते हैं। एक्चुअली अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि स्टरलाइजेशन क्या है। आप ये जानते होंगे कि स्टरलाइजेशन अक्सर जो हम लोग वो सिरिंज वगैरह लेते हैं या इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, कोई भी इस तरह के रैपर पे आप देखते होंगे जो सर्जिकल आइटम्स होते हैं उस पर हमेशा लिखा रहता है कि वो स्टरलाइज है। अब ये स्टरलाइज का मतलब क्या हुआ, स्टरलाइज का मतलब ये है कि पूरी तरह से जो है वो उसके माइक्रोब फ्री है, यानी वहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म
ग्रो नहीं कर रहा है, तो अगर ये माइक्रोस फ्री अगर कोई आइटम होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम स्टरलाइज ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ड जो आ रहा है वो पास्चुराइजेशन है, जिसको हम पार्शियल स्टरलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब ये 100% स्टरलाइजेशन नहीं है। ये जनरली जो पास्चुराइजेशन जो यूज होता है वो हम लोग यूज करते हैं मिल्क के लिए, जूसेस के लिए, इनके लिए जो है हम लोग यूज करते हैं पास्चुराइजेशन वर्ड। इनको में क्या होता है कि हम ये कॉन्सेप्ट मान के चलते हैं कि मिल्क में, जूसेस में कुछ हार्मफुल माइक्रोब भी रहते हैं, कुछ बेनिफिशियल भी रहते हैं, जो हेल्थ में ग्रोथ वगैरह को प्रमोट भी करते हैं। तो हम अगर अपने दूध लेते हैं जब मिलकर से, तो हम दूध को गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं। तो हम इस तरह से बॉयल करना है उसको कि उसमें जो हार्मफुल हैं वही किल करें, हार्मफुल जो होगा माइक्रोब वो किल कर जाए, लेकिन बेनिफिशियल जो है वो किल ना करे, केवल हार्मफुल ही किल करे, बेनिफिशियल ना किल करे। और वो कैसे हो सकता है? बाय द प्रोसेस ऑफ पास्चुराइजेशन हो सकता है। इट इज़ ए काइंड ऑफ पार्शियल स्टरलाइजेशन एंड इट टेक्स प्लेस एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 सेकेंड। अगर मिल्क को या जूस को 15 से 30 सेकेंड पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए बॉयल किया जाता है, तो हम ये देखते हैं कि उसमें जो हार्मफुल माइक्रोब होते हैं वो किल कर दिए जाते हैं, उनके ग्रोथ प्रिवेंट हो जाते हैं, लेकिन जो बेनिफिशियल रहता है वो उसमें पड़ा रहता है, वो रहता है, हमारे ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेल्थ को प्रमोट करता है। तो इस प्रोसेस को हम पास्चुराइजेशन कहते हैं। और इसका वर्ड पास्चुराइजेशन इसलिए है क्योंकि इसको सबसे पहले देने वाले लुईस पास्चर थे। लुईस पास्चर को हमने पहले भी बताया था कि इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी हैं, और लुईस पास्चर, इन्होंने ही सबसे पहले पास्चुराइजेशन को डिस्कवर किया था। तो इस वीडियो में फिर स्टोरेज एंड पैकिंग भी हो जाएगी, और इस वीडियो में यहीं तक। इसके बाद हम आगे की जो वीडियो दिखाएंगे फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन को डिस्कस करेंगे।